Hello to everyone. Welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, with the continuation of PYQ analysis for CSR net, here is another part. Latest paper हम इसमें discuss कर रहे हैं, but that is from another shift. Already shift 1 का हम discuss कर चुके हैं. And मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं पहले ही, मैंने पहले भी बताया बट स्टिल मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ. यहाँ पर सिर्फ PYQ एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन देखा और उसका आंसर देखा. एक एक्स्ट्रा एज पर भी काम करने की कोशिश की जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. छोटी छोटी बारीक चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ ही सेलेक्टेड यूनिट्स जो हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स प्रिपेयर करते हैं, तो दे शुड बी प्रो इन दैट यूनिट्स. तो उस लेवल से हम काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें. वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी अच्छी सी बातें सुने ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस नहीं हो. यहाँ पर हम पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एंड चलिए शुरू करते हैं. इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट अपडेट्स आपको मिलते रहें. टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए. कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं. टेलीग्राम चैनल का नाम है गुरमंत्र एंड उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी. आप क्विकली उसको ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम. सो अभी जो हम टेस्ट करने वाले हैं, आप इसको टेस्ट की तरह ही कंसिडर कीजिए. इट विल बी ऑफ 14 मार्क. 14 मार्क का ये होगा. CSR के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग वी विल बी डूइंग. एंड बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, आई गेस आप देख सकते हैं. तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. एंड आज मैंने टाइमर ऐड नहीं किया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आप अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम ले सकते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस तरीके से मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए बतलाऊंगी कि आप कितना टाइम ले सकते हैं. अभी आप क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए. विद इन 2 मिनट्स आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है. एंड देन हम उसके एक्सप्लेनेशन को के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं. ओके, क्वेश्चन है, if toll-like receptor is knocked out from human monocyte-derived macrophages, PAMP recognition by which one of the following toll-like receptor will most probably get affected? अब अगर मैं यहाँ पर कंसेप्ट की बात करूँ तो जो कंसेप्ट जाता है वो जाता है इम्यूनोलॉजी में से, राइट. इम्यूनोलॉजी अगेन हमारा जो है यूनिट नंबर 4 का पोर्शन है. एंड उसमें भी हमारा एक कंसेप्ट है टोल लाइक रिसेप्टर्स, जो कि हम इनेट इम्यूनिटी में ही पढ़ते हैं. टोटली लर्निंग वाला टॉपिक है जिस पर आपको फोकस करना है. एंड होपफुली पोस्ट करके आपने आंसर कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टोल लाइक रिसेप्टर 6. अब थोड़ा सा इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सबसे पहले तो टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं क्या, व्हाट आर दे, ये आपको पता होना चाहिए. बेसिकली इनको हम पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर भी बोलते हैं. रिसेप्टर जो कुछ चीज़ को रिसीव कर रहा हो, अगर वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी पैटर्न हो सकता है, तो इसको हम पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर बोल देते हैं. ये बेसिकली इनिशिएट करता है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को. पैथोजेंस जो आप देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस, उसके उन पैथोजेंस के ऊपर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, उनके ऊपर पर्टिकुलर कंजर्व पैटर्न्स होते हैं. उन्हीं को ही पहचानने का काम ये टोल लाइक रिसेप्टर्स करते हैं. एंड इनकी एक बहुत अच्छी खासी लिस्ट है जो आप लोगों को याद करनी है. ऑलराइट, सी आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम टोल लाइक रिसेप्टर में टोल लाइक रिसेप्टर 2 की बात करें तो 2 जो है इट इज देयर विद 1 ऑल्सो एंड इट इज देयर विद टोल लाइक रिसेप्टर 6 ऑल्सो, ठीक है. हीटरोडाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है 1 के साथ में, 6 के साथ में. अगर टोल लाइक रिसेप्टर 2 को आप नॉकआउट कर दोगे, यानी कि इसको अगर आप नॉकआउट कर दोगे, तो प्रोबेबली जो है ये अफेक्ट करेगा टोल लाइक रिसेप्टर 6 को, जो हमें ऑप्शन सी में या थर्ड ऑप्शन में दिया गया है. अब यहाँ पर एक चीज और मेंशन है लिस्ट के साथ साथ, टोल लाइक रिसेप्टर एक्स्ट्रा सेल्यूलर है और इंट्रा सेल्यूलर है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उससे भी आप लोग वाकिफ होने चाहिए. सो बेसिकली देखिए,
दो कैटेगरीज में हम टोल लाइक रिसेप्टर्स को बांटते हैं। एक हो गई एक्स्ट्रा सेल्यूलर, नाम से ही पता चल रहा है, एक्स्ट्रा मतलब आउटर, और इंट्रा का मतलब है विद इन। इंट्रा का क्या मतलब है? इंट्रा का मतलब है विद इन द रिसेप्टर, विद इन द सेल, सॉरी। सो बेसिकली हम देखते हैं बहुत सारे टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं। मैं नाम बता रही हूँ, आप पेन डाउन भी कर सकते हैं, वैसे आपको सामने दिखाई भी दे रहे हैं। टोल लाइक रिसेप्टर 1, 2, 4, 5, 6, 11, 10, दीज आर द वन जो एक्स्ट्रा सेलुलर टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, टोल लाइक रिसेप्टर 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये इंट्रासेल्युलर टोल लाइक रिसेप्टर है। मतलब कि जैसे माइक्रोब्स क्या करते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवी हम देखते हैं वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, इन्वेड कर जाते हैं, तो अंदर में जो रिस्पॉन्स आएगा, है ना, जैसे ही माइक्रोबियल इन्वेजन होगा तो होस्ट इमीडिएटली क्या करेगा, एक तरीके से पेसअप करेगा, इवोक करेगा इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसके लिए इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो है वो काम करेंगे, राइट। सो ये मत सोचिएगा कि केवल सरफेस पर ही प्रेजेंट है, यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने ये सवाल सही किया है तो +2 कर लीजिए, अदरवाइज 0.5 डिडक्ट कीजिए। ऑनेस्टली मार्किंग करके चलिए एवरीवन, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक मिनट की मेहनत इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत आगे ले जाएगी, राइट। तो मार्क्स का एनालिसिस करके चलिएगा अगर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें आती हैं तो। अगेन, टोल लाइक रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी अच्छी इम्यूनोलॉजी की बुक में टेलीग्राम पर भी शेयर है, क्यूबेबी बुक है ना, वो भी अच्छी बुक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स और किस तरीके के पैटर्न से ये इंटरैक्ट करते हैं। मेक श्योर वो आप लोगों को याद होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी पहले भी ये काफी बार पूछा जा चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप अपना पॉज करके टाइम ले सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली डिकोडिंग पर आ रही हूँ क्वेश्चन के। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव विद इन मैक्रोफेजेस। कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं कि कौन से कंसेप्ट में से यहाँ पर सवाल है, तो होस्ट एंड पैरासाइट। मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ से एक सवाल आना ही आना है, चाहे सेक्शन बी में आए चाहे सेक्शन सी में आए। होस्ट एंड पैरासाइट इंटरैक्शन या डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट एंड देयर मोड ऑफ मैकेनिज्म। पैरासाइट्स क्या करते हैं, हम लोग, फॉर एन एग्जाम्पल वी आर ऑल्सो होस्ट, हम लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं फ्रॉम दीज पैरासाइट्स, एंड पैरासाइट्स बचते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज से बचते हैं, जिसमें से एक इनकी एबिलिटी होती है कि सेल के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगर आप मैक्रोफेजेस की बात करोगे तो मैक्रोफेजेस क्या है, फेगोसिटोटिक सेल्स हैं, पोटेंट फेगोसिटोटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं, प्योरली लर्निंग टॉपिक है। इस तरीके से ये चीज़ें बहुत वास्ट है, मैंने पहले भी बोला था। जितने PYQs आपको मिलते हैं उतने आप वो लिस्टिंग याद करते चलिए, ठीक है, बिकॉज थिंग्स विल बी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। जैसे लिशमानिया के बारे में काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से रिलेवेंट काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी बार पूछ लेता है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर इज 1। सो बेसिकली यहाँ पर जो शिस्टोसोमा मेंसोनी है, ये एक वाटर बोर्न पैरासाइट है ह्यूमंस में, और ब्लड फ्लूइड्स इस तरीके से कुछ इसकी अपीयरेंस है जो दिखाई देती है। जो अडल्ट हैं दे आर द वन, वो अपनी लाइक इन्फेक्शियस स्टेज में ही ब्लड वेसल्स में जीते हैं नियर द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ब्लड कैपिलरीज में मिलते हैं रेदर देन इंट्रासेल्युलरली, किसी सेल के अंदर मैक्रोफेजेस के अंदर नहीं मिलेंगे। बाकी जितने भी ऑप्शंस थे वो विद इन द मैक्रोफेजेस मिलते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली भी आप उसको याद कर लीजिएगा, +2 and 0.5 रिस्पेक्टिवली एवरीवन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट काफ़ी है, तो पोस्ट करके 2 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। टाइमर आप लगा सकते हैं अपने लाइक स्टॉप वॉच या जो भी आपको सही लगे, बट टाइम का मैनेजमेंट आपको करना है। अभी से आप प्री कंडीशनिंग करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी आगे भी, ठीक है। तो सामने हमें क्या है, डायग्राम गिवन है, इसलिए मैं बोलती हूँ डायग्राम्स बिल्कुल ध्यान से देखो, है ना, वो बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। ये बेसिकली एक सिग्नलिंग पाथवे का है और हमें ABCD ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या हो रहा है। देखो रिसेप्टर है, सिग्नल है, और रिसेप्टर से एक चीज़ तो हमें क्लैरिफाई हो रही है कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का जो है वो एडिशन हो रहा है, कुछ इस तरीके की अपीयरेंस हमें दिख रही है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है
और इन टर्न जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सेलुलर प्रोलिफरेशन का आ रहा है, बिकॉज यही है रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड फाइनल रिस्पॉन्स। आपको ऑप्शंस देखते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक पाथवे की बात की जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, दैट इज रैस मैप काइनेस पाथवे। ठीक है, कैंसर में भी फ्री क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है एंड आपको AB2 ABCD प्रिडिक्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, जिसको ये पाथवे याद है वो प्रिडिक्ट कर सकता है। ए जो है वो आपका GRB2 है, ठीक है, SH2 एंड SH3 डोमेन जो रखता है, जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन एरिया से डॉक कर जाएगा। बी क्या है, बी है सन ऑफ 7लेस, ये एक इंट्रासेल्युलर अडेप्टर प्रोटीन है और इस पाथवे में ये ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह भी काम करता है, यानी कि GTP टू GDP हाइड्रोलिसिस में मदद करता है। सी जो है वो आपका एक मोनोमरिक G प्रोटीन है जो कि एक मेजर प्रोटीन है, रैस, राइट। एंड इन टर्न पूरा काइनेस का पाथवे चलता है एंड फाइनल रिस्पॉन्स ब्रिंगर है आपका ERK, जो साइटोसोलिक सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियर एरिया के सबस्ट्रेट में काम करता है, काइनेज एंजाइम है। एंड फाइनली हमारे पास रिस्पॉन्स आता है प्रोलिफरेशन का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई गेस 1 मिनट में ही आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपका आंसर फर्स्ट है तो गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स, अदरवाइज 0.5 डिडक्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पाथवे जो है वो मेंशन है, राइट। ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ग्रोथ फैक्टर्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं जनरली दे आर RTK। लाइगेंड एंड रिसेप्टर की बाइंडिंग हुई, साइटोसोलिक साइट पर फॉस्फोराइलेशन हो गया, GRB2 आकर डॉक हो गया, उसने SOS को एक्टिवेट कर दिया, SOS ने RAS को एक्टिवेट कर दिया, RAS ने RAF को एक्टिवेट कर दिया, MEK, MAPK एंड ERK फाइनल रिस्पॉन्स ब्रिंगर। एक इसको काइनेज ड्रिवन पाथवे भी बोलते हैं, बिकॉज काइनेसिस को एक्टिवेट करती चली जाती है एंड मेजरली काम जो है वो काइनेसिस का ही देखा जाता है। तो होपफुली इजी क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, the question is about stem cells. You can pause the video here and can try to solve this question. थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स कर दिया गया है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा कंजस्टेड सा है, बट यही आपको पेशेंस लेवल दिखाना है, ठीक है। जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज को आप फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है वो है अबाउट स्टेम सेल्स। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है। स्टेम सेल कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन कल्चर सिंस दे रिक्वायर डिस्टिंक्ट इन विवो माइक्रो एनवायरनमेंट नोन एज नश। स्टेम सेल्स को हम कल्चर में, आउटर कल्चर्स में मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक डिफरेंट माइक्रो एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। ड्यूरिंग asymmetric stem cell division, only one of the daughter cell is retained as a stem cell. तीसरा ऑप्शन है स्टेम सेल derived transit amplifying cells are differentiated cells which retain the capacity to divide further. Hematopoietic stem cells are totipotent stem cells. अब देखो ऑड ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, बहुत सिंपल सा ये सवाल है। और एक चीज हमें इतना जरूर समझ में आ गई कि जो स्टेम सेल है यहाँ से बहुत सवाल आ रहे हैं लगातार। अगर आप 3-4 स्टेम सेल हो गया, स्टेम सेल थेरेपी भी आप पढ़िएगा, हम पढ़ेंगे उसको फ्री वीडियोस में, वी विल बी कवरिंग दैट पार्ट। लेकिन कैंसर में भी एंड नॉर्मली भी हम बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स के ऊपर क्वेश्चंस देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से। पहला ऑप्शन है स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेंटेन, गलत है। स्टेम सेल्स कैन बी मेंटेन, स्टेम सेल्स के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च चलती है, ठीक है। तो ये कैन नॉट ने गड़बड़ कर दी, ऐसा कोई स्पेशलाइज एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आउटर एनवायरनमेंट में भी इसको मेंटेन कर सकते हो, कल्चरल वाइज जो है चीजें आगे काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है स्टेम सेल डिराइव्ड ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल आप कब कहते हो एक सेल को, जब वो किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट हो जाता है, राइट। फंक्शनली किसी चीज के साथ वो एसोसिएट हो जाता है तब हम बोलते हैं। जबकि हम यहाँ पर देखते हैं इट्स नॉट लाइक दैट। स्टेम सेल्स डिवाइड करते हैं, उसके बाद भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आते हैं जो फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएटेड ना आकर अनडिफरेंशिएशन आना था। हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस आप पढ़ते हो, इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ते हो, एनिमल फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हो। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स नहीं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स दैट डू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग राइज टू मेनी टाइप ऑफ
cells. So that is again a wrong statement. तो सही स्टेटमेंट हमें एलिमिनेशन से आराम से जो है वो मिल जाती है. दैट इज द सेकेंड वन. ड्यूरिंग एसिमेट्रिक स्टेम सेल डिविजन एक डॉटर सेल रिटेन होता है एज एन स्टेम सेल. मान लीजिए ये स्टेम सेल है, ठीक है, यहाँ पर डिवीजन हुआ है, यहाँ से दो सेल्स आए हैं, एक ए है, दूसरा है बी. तो ए जो है वो रेप्रिटॉर मेंटेन करेगा एंड बी जो है वो आगे डिवीजन में बढ़ जाएगा. मल्टीपल एग्जांपल्स हम पूरी लाइफ साइंस में इस तरीके से देखते हैं. अगर आंसर आपका सही है तो +2 कर लीजिएगा, अदरवाइज 0.5 डिडक्ट कीजिएगा. मेक श्योर पॉइंट्स को लिख लीजिएगा कहीं पर भी जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं. स्टेम सेल्स में 3 जनरल प्रॉपर्टीज आप देखते हो. पहली चीज कि दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रिन्यूइंग देमसेल्व्स फॉर लॉन्ग पीरियड. सक्षम है कि डिवाइड होते जाएंगे, रिन्यू करते जाएंगे. सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी हमने कल भी बात की थी. दे आर अनस्पेशलाइज. जरूरी नहीं है कि स्पेशलिटी उनके साथ एसोसिएटेड हो, बिकॉज उनके 2 मेन जो काम है वो ये है. एंड ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स को गिव राइज कर सकते हैं, बट देमसेल्व्स दे आर अनस्पेशलाइज्ड. ए क्यू करेक्ट इनकरेक्ट है, बी क्यू इनकरेक्ट, सॉरी सी क्यू इनकरेक्ट है, वो सब मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. अगर बी ऑप्शन था तो मार्क्स ऐड कर लीजिएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली एक पाथवे में से है. इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवेज में एक पाथवे नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे का भी आता है. उस पाथवे से ही सवाल है, एकदम डायरेक्ट सवाल है. सेक्शन बी. जितना अच्छा आप रिटेन कर सकते हैं, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा सेक्शन बी में. सेक्शन सी में तो फिर भी बहुत सारे क्लूज होते हैं, लेकिन बी में बच्चे अटक जाते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज एन इंट्रासेल्युलर सेकेंडरी मैसेंजर बाय स्टिमुलेटिंग व्हाट. किसको स्टिमुलेट करता है? क्या फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है? क्या नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेरेज को स्टिमुलेट करता है? एडिनाइलिल साइक्लेस को करता है या गुआनिनाइल साइक्लेस को करता है? करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. फॉस्फोडाइस्टरेज हमारी क्या करती है? ये हमें साइक्लिक एएमपी से एएमपी फॉर्म में चीजें देती है. साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन डाउन करती है. यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर एटीपी से क्या बन रहा है? साइक्लिक एएमपी बन रहा है. उसका कोई रोल ही नहीं है. पाथवे किसी ने पढ़ा हो तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है? साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, इसलिए गुआनिनाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करती है. राइट, पाथवे को एक बार गो थ्रू करते हैं. ये देखिए यहाँ पर एसिटाइल कोलिन है, राइट, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वेल स्टडीड न्यूरोट्रांसमीटर है. जीपीसीआर है, बाइंड कर गया IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई. कालमोडिलिन प्रोटीन, पहले भी बात की थी इसके बारे में अदर क्वेश्चंस में, लेटेस्ट शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस में, वो एक्टिवेट हो गया. नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिवेट हो गई. कंसिडरिंग आर्जिनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन हमारे पास एज एन प्रोडक्ट आ गए. इन टर्न पास वाला सेल स्मूथ मसल सेल्स है, पैराग्राइन सिग्नलिंग हो रही है, गैस है, इजीली डिफ्यूज कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. गुआनिनाइल साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट हो गई, साइक्लिक जीएमपी का प्रोडक्शन हो गया. फाइनली PKG इज द वन काइनेज एंजाइम है एंड क्या हो गया? वेसोडाइलेशन हो गया. ठीक है, जब एसिटाइल कोलाइन की प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस हुआ है तो वेसल्स क्या हो गई? डायलेट हो गई. डायलेट मतलब कि डायमीटर बढ़ गया, चीजें जो है वो रिलैक्स हो गई. तो स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन में ये पाथवे हम कॉमनली देखते हैं. +2 and 0.5 respectively everyone. Moving to the next question. All right. So ये क्वेश्चन के लिए आप पोज कर लीजिए. राइट, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट आप ले सकते हैं. आफ्टर वॉच सी डिकोडिंग पर बढ़िएगा. कोविड पर ऑब्वियसली बहुत सवाल आ रहे हैं, वायरसेस पर बहुत सवाल आ रहे हैं, बनता है इन सवालों का आना. व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियाज इंडिजीनस कोविड-19 वैक्सीन? कोविड-19 के रिगार्ड में जो वैक्सीन बनी है उसका क्या नेचर है? वैक्सीन्स के हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं. ठीक है, इंडिजीनस का मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर ओरिजिनेट होना, वहाँ पर बनना. तो इंडिया में जो बनी है उसका क्या नेचर है? राइट, तो ये आपको याद करना है. कोविड से रेलेवेंट सारे अप टू डेट चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, राइट, एंड इसमें सॉरी ये थर्ड ऑप्शन ये रहा एंड दिस इज द फोर्थ ऑप्शन. एंड इसमें जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इनएक्टिवेटेड होल वायरस से जो है ये वैक्सीन, नाम है कोवैक्सिन, बनी हुई है ना. भारत लिमिटेड, ICMR
एंड लाइक वीरोलॉजी की लैब ने कंबाइन करके ये वैक्सीन बनाई थी, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें सेटल नहीं बैठता। तो वैक्सीन्स के ऊपर, वायरसेस के ऊपर, इसके मोड ऑफ मैकेनिज्म्स के ऊपर सवाल आ सकते हैं। हम बहुत सारी वीडियोस उसके ऊपर भी करेंगे, कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट भी हैं, बट ये अप टू डेट वाला जो टॉपिक है ना, वो अच्छा रखिए। क्यों? क्योंकि इम्यूनोलॉजी से भी कंसिडर होता, कनेक्ट होता। बाकी सारे पेपर में भी आपको हाई चांसेस हैं कि कोविड से रिलेवेंट आपको सवाल मिलेंगे। ऑलराइट, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम देख लेते हैं। देखिए, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन, जो कि भारत बायोटेक ने कोलैबोरेशन में आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी से मिलकर तैयार की थी। बेसिकली होल विरियन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल डेराइव्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी से ये लाइक बनाई गई है। इनएक्टिवेटेड है तो कोई रेप्लिकेशन का चांस नहीं है, ठीक है। रिवर्स का चांस नहीं है कि वापस से रिवर्सल जो है देखा जाएगा एंड कुछ इम्पैक्ट्स देखे जाएंगे, लेकिन इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकती है, इवोक कर सकती है। +2 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली, ये दोनों पॉइंट्स आप पेन डाउन कर लीजिएगा। देखिए, देख कर नहीं छोड़ना है। एवरी वन ऑफ यू प्लीज पेन डाउन दीज पॉइंट्स इन योर सेल्फ नोट्स कॉपी। लिखा होगा, जब आप एट द एंड रिविजन वाले टाइम पर आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन सब चीज़ों से एंड मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। सो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा एवरी वन ऑफ यू एंड मेक श्योर इनको पेन डाउन ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल से ज़रूर कनेक्टेड रहें, क्योंकि अभी कुछ ही समय में हम वहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी शुरू करने वाले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, उसके लिए आप पोस्ट कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट का समय ले सकते हैं। अगर मैं कंसेप्ट बोलूँ तो कंसेप्ट जो है वो है आपका एंटीबॉडीज़ का कंसेप्ट। एंटीबॉडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से लिंक है। एंटीबॉडीज़ के टाइप्स हो गए, उनके सब टाइप्स हो गए, इम्यूनो टेक्निक्स जैसे आपकी एलाइजा हो गई, रिया हो गई, राइट। इसके अलावा और टेक्निक्स हो गई, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हो गई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के एग्जांपल्स हो गए। एवरीवेयर क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज पर पेपिन पेप्सिन का एक्शन हो गया, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है, पोस्ट करके पहले सॉल्व कीजिएगा, देन ही एक्सप्लेनेशन पर बढ़िएगा। A researcher raised antibody against sheep RBC and purified the IgG fraction. शीप आरबीसी के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी रेज की गई और आईजीजी फ्रैक्शन को जो है प्यूरिफाई कर लिया। सम ऑफ द आईजीजी एंटीबॉडीज वर देन सब्जेक्टेड टू एंजाइमेटिक डाइजेशन टू हैव एफएबी, एफसी एंड एफएबी2 फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना। एफएबी2 सिंगल फ्रेगमेंट, AB2 कंबाइंड फ्रेगमेंट, FC पोर्शन आपका क्रिस्टलाइजेबल पोर्शन। उसके बाद इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली और तीनों जगह जो है टेस्ट ट्यूब 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, 1, 2 एंड 3, एंड उसमें अपना रिएक्शन जो है वो कैरी आउट किया। Labeled 3 test tubes to indicate their contents and incubate them on ice. After a while he noticed that जो लेबल थे टेस्ट ट्यूब 1 पर और ट्यूब 2 पर वो इरेज हो गए, ठीक है। इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, दोबारा से जो है एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ट्यूब 1 पर। एंड उन्होंने क्या देखा कि जब वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन इन द ट्यूब एग्लूटिनेट शीप आरबीसी बट डिड नॉट लाइज दैट। एग्लूटिनेशन तो हो गया लेकिन लाइसिस नहीं हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से आता है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कंसेप्ट। तो 2 चीज़ें आपको देखनी है, बस क्लू हमने यही पकड़ लिया है अगर आपको नॉलेज है तो। एग्लूटिनेशन तो हो गया लेकिन लाइसिंग नहीं हुआ। लाइसिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हमें एंटीबॉडी भी चाहिए और हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी चाहिए। C1 to C9 आप पढ़ते हो, है ना। अब एंटीबॉडीज़ में हमें पता है IgG और IgM ही है जो कॉम्प्लीमेंट्स के साथ काम करती है। यहाँ पर G की बात हुई है, राइट। तो अब आपको बताना है कि क्या प्रिपरेशन थी ट्यूब 1 में। विच प्रिपरेशन वॉज इन ट्यूब 1? FAB था, FC फ्रेगमेंट वॉज देयर, FAB2 था या IgG था। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आंसर है
दिस वॉज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम देखिए। प्रिपरेशन जो है टेस्ट में हमने कहा एग्लूटिनेशन तो हो गया लेकिन लाइसिस नहीं हुआ। एग्लूटिनेशन कैसे हो गया? क्योंकि विच शोज द प्रेजेंस ऑफ FAB2, बिकॉज FAB2 यहाँ पर ये इसको आप लेंगे, इसको आप लोगे, तो यहाँ पर जो है क्या नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, FC फ्रेगमेंट नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन कोई सा भी प्रेजेंट नहीं है। इसलिए आप देख रहे हो क्योंकि FC रीजन की मदद से ही एंटीबॉडी जो है कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड करती है और क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवे जो है वो चलता है। एंड अगेन हम देखते हैं लाइसिस क्रिएट होता है, चाहे आप वो बैक्टीरिया की बात करो या इस तरीके के किसी एक्सपेरिमेंट की बात करो, राइट? तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द वन दैट इज करेक्ट। होपफुली यू गॉट द कंसेप्ट। बहुत अच्छा सवाल था ये भी, जो कि आपकी एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दोनों की समझ को जांचता था। तो एवरीवन मेक श्योर अपने मार्क्स को ज़रूर आप लोग मेंशन करें। मार्क्स मेंशन करते हो तो मुझे समझ में आता है कि कितना अच्छा आप लोग कर रहे हैं। एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। मिलेंगे अपन लोग कुछ और नए सवालों के साथ। एक बार हमारा एनालिसिस वाला पार्ट ओवर हो जाए मेजर यूनिट्स में, जितना जितना हम कर सकते हैं, उसके बाद वी विल बी प्रोसीडिंग टू सम मोर कोर concepts also with quality content. Thank you so much everyone. Stay connected and stay happy. Thank you once again.